बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा था हमारा यूनिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट का नाम है। उसमें दो चैप्टर थे, फॉरेन एक्सचेंज और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा कंप्लीट हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम शुरू कर लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस करनी होंगी। टॉपिक के नाम देख लेते हैं पहले। ये रहा चैप्टर आपका, चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट। टोटल कॉन्सेप्ट आपको 10 दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये छोटे छोटे हैं, आपको ज्यादा दिख रहे हैं, लास्ट वाला तो वैसे कोर्स में ही नहीं है। तो ये टोटल 10 कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, फिर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। एक मिनट, वीडियो बंद है शायद। हाँ, तो ठीक है, आपको ये बात, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपके ये हो गए, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीसरा फिर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर उसके बाद कंपोनेंट, स्पेलिंग गलत है, ये COMPONENTS होता है, ठीक कर लेना बाद में। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, और डेफिशिएंट या डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। टोटल 10 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। देखो क्या होता है, जनरली दो देशों के बीच में कुछ ट्रेड होता है, या आप ये कह लो एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ कुछ बिजनेस या कुछ व्यापार करते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा जाता है तो फॉरेक्स का उसमें डील होता है। जैसे अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते टाइम हमें पेमेंट करनी होगी उनको, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी। तो इसके लिए क्या करा जाता है, सरकार अपना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेंटेन करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट की नजर में होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों गवर्नमेंट की नजर में होता है। उसको पता होता है कि हमारे देश से कितना इंपोर्ट हुआ और हमारे देश ने कितना एक्सपोर्ट करा। ये सारी बातें सरकार के खाते में रिकॉर्ड होती हैं, उस खाते को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगी उनको एक अकाउंट के अंदर शो किया जाता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें मेन आपको दिखाई दी हैं, अगर वो दो वर्ड समझ आ गए तब फिर इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। दो शब्द हैं इसके अंदर, एक है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा है का रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन होता है, ये हम नेशनल इनकम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो रेसिडेंट हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, नॉर्मल रेसिडेंट, वही चीज यहाँ पर भी होगा। जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, वही वाला रेसिडेंट यहाँ पर भी होगा। तो बच गया क्या, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, जहां पर टाइटल ऑफ गुड्स या ओनरशिप की ट्रांसफरिंग हो जाती है। जब किसी गुड्स या किसी सर्विस का टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए दूसरी पार्टी की तरफ, तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके अंदर 4 तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होंगी। एक होगा विजिबल आइटम। विजिबल आइटम वो वाले आइटम होंगे जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपके कस्टम डिपार्टमेंट या जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उनकी नजर में होगा। जैसे आप कोई सामान लेके जा रहे हो दूसरे देश में, तो वो सामान आप एक जगह से तो लेके जाओगे ना, तो कस्टम वाले आपको पकड़ लेंगे कि आप कहाँ से ले जा रहे हो, क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ये जो सामान यहाँ से जा रहा है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग करवाई है या ऐसे चुपके से ले जा रहे हो। तो एक तो विजिबल आइटम होता है। विजिबल आइटम में वो वाले आइटम आते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फिर दूसरा होता है इनविजिबल आइटम, जिनको ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, वो इनविजिबल आइटम होंगे। इसमें सर्विसेज आती हैं, मतलब आप सीधा सीधा ये कह लो कि जो गुड्स होगा वो विजिबल आइटम में कवर होगा,
और जो सर्विस होगी वो इनविजिबल आइटम में कवर हो जाएगी। सर्विस में कौन सी? बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस। जनरली ये तीन होती है, वैसे तो बहुत सारी सर्विस हैं। बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस, ये आपकी सर्विसेज हो जाएंगी। छोटी मोटी सर्विस इसमें कवर नहीं होती। जैसे मान लो मैं यहाँ से किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ दूसरी कंट्री में, ठीक है, इस बार पढ़ाए हैं मैंने एक दो बच्चे, तो कोई दूसरे देश में है मान लो, अब वो वहां से पढ़ रहा है हमसे, तो ये सरकार हमें पकड़ेगी नहीं आगे कि आप सर्विस दे रहे हो। ये तो छोटा मोटा काम हो गया। जो बड़ी बड़ी सर्विस होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस होती है जो उस कंट्री में दी जाती है पूरे लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस सर्विस है जो पूरे मैक्रो लेवल पे दी जाती है। उन सर्विस की बात हो रही है। ये मेरी सर्विस, मुझे सरकार आगे नहीं पकड़ेगी कि तुम दूसरे देश के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो लाओ हमें भी टैक्स दो। नहीं, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जूम ऐप पे हो जाती है क्लास, कोई दिक्कत थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो आप। तो वो वाली सर्विसेज भी इसमें कवर होंगी। फिर उसके बाद तीसरा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है एक तरफा, जैसे आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, कोई रेमिटेंस भेजा, इसमें किसी तरीके का क्लेम नहीं आता सामने से। इसमें किसी तरीके का कोई क्लेम, बच्चा वो इंडिया का ही था, वो कहीं दूसरे देश में जाके रह रहा था, फंस गया था वहां लॉकडाउन में, तो इसलिए पढ़ रहा था वो इंडिया का ही, सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। वो घूमने फिरने गए होंगे, फंस गए होंगे उस टाइम पे, है ना, उसी टाइम मार्च में तो लग गया था लॉकडाउन। तो ये आपका तीन हो गए आपके, एक तो विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, फिर तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर में किसी तरीके का क्लेम नहीं होता, डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रिपेमेंट। आप रिपेमेंट के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते इसमें। यूनिलेटरल ट्रांसफर अपनी मर्जी से होता है। आपने किसी को गिफ्ट दिया और बाद में कहो कि वापस करो मेरा गिफ्ट, ऐसे थोड़ी होता है। आपने गिफ्ट दिया, कोई रेमिटेंस दिया, कुछ भी आपने ट्रांसफर करा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सीधा। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। तो एक तो हो गया आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, और चौथा है आपका कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में कैपिटल रिसीप और कैपिटल पेमेंट आएगा। कैपिटल रिसीप का मतलब आपने कोई एसेट बेचा, बेच के पैसा आया, वो कैपिटल रिसीप, ये आप जानते हो, बजट में पढ़ चुके हो। तो कैपिटल रिसीप और कैपिटल पेमेंट वो आपका कैपिटल ट्रांसफर के अंदर कवर होगा। तो चार तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताई मैंने, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल रिसीप। ये आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और रेसिडेंट कौन होगा? वही नेशनल इनकम वाला, वही नेशनल इनकम वाला आपका रेसिडेंट होगा। इसमें मेरी बुक में लिखा भी हुआ है, अभी हम पढ़ लेंगे इसमें, कि इंडिविजुअल है, फर्म है, गवर्नमेंट है। इसके अंदर आपके डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल और टूरिस्ट वगैरह कवर नहीं होंगे, हम पढ़ चुके हैं उसमें। कोई टूरिस्ट कोई घूमने आया, कोई इलाज कराने आया, तो वो रेसिडेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता था। तो रेसिडेंट वही नेशनल इनकम वाला रेसिडेंट जो वहां पे था, वही यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो मीनिंग क्या हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का? याद हो गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस मीनिंग ये आएगा आपका। आपको वो डिटेल में पूछेगा नहीं, वो मैंने पूरा ऑपरेशन कर दिया इसका, कि रेसिडेंट क्या होता है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। ये सब इतना अंदर से नहीं पूछते, वो आपसे मीनिंग पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट या डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 है एक, इसमें बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, जो अकाउंट्स वाले बच्चों हो तो एक बार में समझ जाओगे। जो अकाउंट्स वाले नहीं है, जो अकाउंट नहीं पढ़ते, दो चार बच्चे हैं यहाँ पे शायद जिनके पास अकाउंट नहीं होगी, या ह्यूमैनिटीज के हैं या साइंस के होंगे। तो अकाउंट में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 11th क्लास से हमने पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। और वो टी शेप अकाउंटिंग होती है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। सेम उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम के जैसा ही यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो दो साइड होती है टी शेप फॉर्म में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट और राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट। जितना भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हमारी कंट्री में आएगा, और आएगा कब? जब हम सामान बेचेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, और इनफ्लो को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। यहां पर बच्चों को समझाने के लिए प्लस आइटम लिखा होगा, उन्होंने बोला होगा कि जो इनफ्लो होगा उसे आप प्लस साइड में रिकॉर्ड कर देना। वो प्लस साइड नहीं, वो क्रेडिट साइड ही होती है, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म समझो। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जो आउटफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा हमारा, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो बीओपी का जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसके दो साइड होंगे, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। पहले यहां तक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला कॉन्सेप्ट, मीनिंग लिखा हुआ है यहां पे।
ये देखो यहाँ पे मीनिंग आपको दिखाई दे रहा है इधर। Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transaction between resident of a country and rest of the world in a given period of time. given period of time पर resident of a country, जो country का resident है, और rest of the world, इनके बीच में जो भी transactions होती हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? economic transactions कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं इसको। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, सिस्टमैटिकली नहीं सिस्टमैटिक होगा, थोड़ी सी गलतियां हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे नीचे दोनों बातें यहाँ पे डिटेल में समझा रखी हैं कि कौन होगा ये आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होगा, और ये आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का भी मीनिंग लिखा हुआ है आपका, रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट। अभी अभी मैंने बताया था जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जैसे कि इसमें 4 चीजें कवर होंगी। विजिबल आइटम, दे कैन बी सीन एंड टच। एक तो विजिबल आइटम होगा जिसको देखा और छुआ जा सकता है, विजिबल आइटम होगा जिसको देखा और छुआ जा सकता है। फिर इसके बाद आपका एक इनविजिबल आइटम होगा जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। इसमें सर्विसेज काउंट होंगी जो मैंने बताई थी आपको, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, शिपिंग सर्विस, वो आ जाएगा इसके अंदर। फिर तीसरा है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये एक तरफा होता है, नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रिपेमेंट, किसी तरीके का क्लेम नहीं होता इसमें रिपेमेंट के लिए। और फिर चौथा आपको बताया था मैंने कैपिटल ट्रांसफर, ये कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट को कवर करता है, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट। तो ये 4 तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ठीक। फिर आपका रेसिडेंट कौन होता है, ये रेसिडेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। However, resident do not include diplomatic staff, foreign military personnel, tourists and branch of foreign companies, even though they work and operate with the domestic within होगा ये within the domestic territory of a country, चाहे वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही वर्क क्यों ना कर रही हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है वो, और उसके बाद रेसिडेंट के अंदर कौन कवर होगा वो बात। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका कवर। दूसरे पे आ जाओ, ये भी समझा दिया मैंने स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 2 साइड है आपकी, यहाँ देखो, एक तो क्रेडिट साइड है, एक क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में ऑल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और एक होगा आपका डेबिट साइड। जितना भी आपका आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जितना भी आपका आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नीचे एक बॉक्स खाली है, इसमें नोट लिखना है। एक काम करो, कॉपी निकालो, सभी कॉपी में लिखेंगे नोट। कुछ कुछ खाली हैं इसमें, इनको भर लेते हैं वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। नोटबुक निकाल लो सभी, इंपॉर्टेंट है नोट। रेसिडेंट पर तो वही नॉर्मल, वो नॉर्मल रेसिडेंट नेशनल इनकम वाला, जो नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट पड़ा था ना, वही सेम रेसिडेंट यहाँ पर है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो उस कंट्री में, ठीक है। तो रेसिडेंट में क्या क्या कवर नहीं होगा बस वो यहाँ पे देख लो, ठीक। एक नोट लिखो, इन द अकाउंटिंग सेंस, इन द अकाउंटिंग सेंस, मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा फिर टाइम लगेगा, जल्दी से लिख लो। इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अभी अकाउंटिंग वकाउंटिंग क्या होता है अभी थोड़ा सा इग्नोर करो कुछ बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, अभी मैं समझाऊंगा पूरा। इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड लाइक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कॉमर्स वाले बच्चों को पता है बहुत अच्छे से। In the accounting sense, BOP is always balanced like trial balance as it is prepared, as it is prepared, as it is prepared as per double entry system, as it is prepared as per double entry system.
क्योंकि इसको डबल एंट्री सिस्टम पे बनाया जाता है, इसलिए एज इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम, फुल स्टॉप। यहां पे मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस हो जाएगा, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की भी दोनों साइड बराबर होती है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा 11th क्लास में, ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनती थी, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर हो जाती, तो ट्रायल बैलेंस की तरह बीओपी अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इन द अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस लाइक ट्रायल बैलेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। बस इतना बोला मैंने अभी, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनता है ये, इसलिए ये बैलेंस हो जाएगा अकाउंटिंग सेंस में। हाउएवर, फुल स्टॉप डाल के लिखो, हाउएवर, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ऐसा नहीं होगा। हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस, हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल। हाउएवर in economic sense BOP need not be always equal, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में ये कभी बराबर, हमेशा बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं होगा, हो सकता है। नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा नहीं होगा। नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल, इट मींस बीओपी कैन बी, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो, इट मींस बीओपी कैन बी, इट मींस बीओपी कैन बी, और कैन बी पे सर्कल करके नीचे 3 तीर निकालो, एक तीर, फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर। बीओपी कैन बी को ऐसे राउंड करके वो नीचे 3 तीर ऐसे आएंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बीओपी कैन बी 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। बैलेंस बीओपी, पहले वाले तीर में लिखो बैलेंस बीओपी, दूसरे वाले में लिखो सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी, और तीसरे वाले में लिखो डेफिसिट बीओपी। बीओपी 3 तरह का हो सकता है इकोनॉमिक सेंस में, बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी, और तीसरे वाले में लिख लो डेफिसिट बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी, और तीसरे वाले में डेफिसिट बीओपी। बैलेंस बीओपी के नीचे एरो बना के लिख लो, बैलेंस कब होगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। जब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर होगा फॉरेन एक्सचेंज का, जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होगा, मतलब दोनों साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बराबर होगी, इनफ्लो वाली साइड भी और आउटफ्लो वाली साइड भी, मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जब दोनों बराबर होगा तो बैलेंस्ड बीओपी होगा। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, ये हो गया बैलेंस्ड बीओपी। सरप्लस बीओपी, सरप्लस कब होगा, फायदा कब होगा? बच्चे पता है अकाउंट्स वाले, क्रेडिट साइड जब ज्यादा आती है तब प्रॉफिट होता है हमें। तो जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा और डेबिट का टोटल कम, क्रेडिट में क्या है इनफ्लो और डेबिट में क्या है आउटफ्लो, इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, तो लिख लो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। सरप्लस वाले के नीचे एरो बना के लिख लो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का इनफ्लो फॉरेक्स के आउटफ्लो से ज्यादा होगा, और तीसरे वाले में लेस देन का साइन बना लो, ये चीज लिख लो वहां पे, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स लेस देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम, तो घाटा हो जाएगा, डेफिशिट इन बीओपी। तो क्या हो जाएगा? बीओपी में हो जाएगा डेफिशिट। बस ये खत्म, आते हैं अगले पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से अब, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? जल्दी बताओ सभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? बता रहा है कोई? स्टॉक, सुशांत कह रहा है स्टॉक है। मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ किस किस के क्या है, जल्दी बताओ। और बताओ बच्चे, जब भी मैसेज करना है बस खाली स्टॉक और फ्लो लिखना है, जल्दी लिख दो, टाइम खराब मत करो। फ्लो, पर्थ कह रहा है फ्लो, बिलाल स्टॉक, निक्की स्टॉक, और प्राइवेट मत करना कोई मैसेज। और बताओ, यश कह रहा है स्टॉक है, आशीष भी कह रहा है स्टॉक,
रकीब कह रहे हैं स्टॉक। और कौन रह गया? बाकी बच्चे आंसर करते ही नहीं है। और भी हैं काफी, नहीं बता रहा कोई और। 7 आंसर आए हैं शायद, पता नहीं कितने आए हैं। स्टॉक ज्यादा आए हैं, फ्लो कम आया आंसर। और बता दो कोई अगर बताना चाह रहा है तो जल्दी। शिका बताओ, कहाँ गए तुम? हो क्लास में? कल 11th वाले में भी आ गए थे तुम, और आए तो आए थे, पूरी क्लास भर ज्वाइन रहे थे। खोल के जूम छोड़ के बंद करके बैठ जाते हैं क्या बच्चे? 24 आवर ज्वाइन। ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिटवीन रेसिडेंट of all economic transaction between resident and rest of the world during an accounting year। तो एक साल भर का लेखा जोखा होता है। और अभी मैं इतनी देर से बता रहा हूँ बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आपका टी शेप अकाउंट की तरह होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हुआ। तो पूरे साल भर में जो लेखा जोखा होगा वो होगा यहाँ पे, तो ये फ्लो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। आप लिखते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडिंग, इसके नीचे भी लिखा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो जहां फॉर द ईयर एंडिंग आ गया वो फ्लो होता है। हमने पढ़े थे क्वेश्चन काफी सारे, तो वो क्या हो जाता है? फ्लो। तो फ्लो वाले कम थे आंसर, स्टॉक वाले ज्यादा थे। फ्लो ठीक है, फ्लो ठीक है। आगे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग अब समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में फर्क क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ओनली। विजिबल आइटम मतलब गुड्स। जब हम विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। मतलब उसमें सिर्फ विजिबल आइटम होंगे और कुछ नहीं होगा। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। आप ये कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है या एक पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, या विजिबल आइटम को गुड्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके ना अलग अलग नाम होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, और ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। ध्यान रखना, पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैलेंस। अभी बच्चे कह रहे हैं ये क्या आ गया नया शब्द। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही कहते हैं। अब वो पढ़ के नहीं गए इतना डीपली या इतने अच्छे से, वो ऊपर ऊपर से देख लिया बस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, अब वो अंदर का आ गया उसमें से। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ गया था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैलेंस। बच्चों को समझ क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, पूछ क्या रहा है वो। तो ट्रेड बैलेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कांगे नोट्स देखो, फॉर्मूला वही आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कैलकुलेशन भी आ सकती है कहीं कहीं पे निकालने के लिए, जैसे आपको कुछ अमाउंट दे दे, बोले बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करके बताओ सरप्लस में है या डेफिसिट में है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस गुड्स का इंपोर्ट। जैसे यहां देखते हैं मीनिंग लिखा होगा यहाँ पे, सिर्फ ये रहा आपका, सिर्फ मीनिंग ही लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नोट है यहाँ पे, नोट वोट अभी बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग ये रहा, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे 2 नोट हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक्सपोर्ट को हम कहाँ पे एंटर करेंगे? क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे बीओटी अकाउंट के, या डेबिट साइड में एंटर करेंगे बीओटी अकाउंट के? पहले नोट में यही लिखना है, अब मैं लिखवा नहीं रहा, आपको बता दे रहा हूँ, बाद में मैं लिख के भेज दूंगा खुद। एक्सपोर्ट को कहाँ एंटर करेंगे बीओटी अकाउंट के? क्रेडिट साइड में। फर्स्ट कह रहा है क्रेडिट, और कोई? अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सेम ही तो अकाउंट है। एक्सपोर्ट करोगे तो इनफ्लो होगा और इनफ्लो जाएगा क्रेडिट में, तो जो एक्सपोर्ट होगा वो एंटर होगा क्रेडिट में, और जो इंपोर्ट होगा वो एंटर होगा डेबिट साइड में। तो जो इंपोर्ट है वो आपका एंटर होगा डेबिट साइड में। तो जो बीओपी है वो आपका बीओपी अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एक जैसा ही है। बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे विजिबल आइटम को लेते हैं और वहां पर चारों आइटम को कंसिडर करा जाता है। फिर इसके बाद आपका
मुझे ये बताओ, क्या बीओटी अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा या अनबैलेंस भी हो सकता है? क्या बीओटी अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा या अनबैलेंस भी हो सकता है? अनबैलेंस भी हो सकता है। तो अगर अनबैलेंस हो सकता है तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे वो बात। अनबैलेंस हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है? या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या इंपोर्ट? सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या इंपोर्ट ज्यादा होगा? हाँ, क्या ज्यादा होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो वो सरप्लस होगा बीओटी का। और अगर एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होगा तो वो बीओटी का हो जाएगा डेफिसिट। तो ये जो दो नोट आपको यहाँ खाली दिखाई दे रहे हैं, इसमें वही बात लिखनी है। पहले वाले में तो ये लिखना है क्रेडिट आइटम में एक्सपोर्ट जाएगा, डेबिट आइटम में इंपोर्ट जाएगा। दूसरे वाले में आपको लिख देना है द बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बी बैलेंस इटसेल्फ। जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस हो, वो भी आपका दो तरीके का हो सकता है, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, तो सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद एक ये देख लीजिए, बस बाकी का हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कॉन्सेप्ट 5 से। डिफरेंस बताओ एक एक करके। मैं पूछ रहा हूं आपसे मीनिंग। कौन बच्चा बताएगा माइक ऑन करके पूरा मीनिंग? किसको याद है? बैलेंस ऑफ, पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है इसमें, अच्छा, फिर लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होगा मीनिंग? चलो ये मैं समझा देता हूं। मीनिंग लिख लोगे अपने आप। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या मीनिंग आएगा? रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग में क्या जाएगा? रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट which provides a systematic record of all economic transaction between resident and rest of the world। ये दोनों के मीनिंग हो गए, पहला पॉइंट। मीनिंग के बाद मान लो मैं बात करूं कंपोनेंट्स की, तो बीओटी इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम इंक्लूड होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर चारों इंक्लूड होंगे। तो दो पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा मैं बात करूं कैपिटल ट्रांजेक्शन, बीओटी में किसी तरीके का कैपिटल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। डू नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल ट्रांजेक्शन, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होता है। लास्ट वाला पार्ट में हमने पढ़ा था कैपिटल ट्रांजेक्शन उसमें इंक्लूड करते हैं। अगर स्कोप की बात करें, स्कोप किसका ज्यादा बड़ा है? बीओपी का ज्यादा बड़ा है या बीओटी का? ये तो बता दो खुद। स्कोप किसका ज्यादा बड़ा है, बीओपी का या बीओटी का? बीओपी का। तो बीओटी जो है वो नैरोवर कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओटी इज ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट एंड इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। जो बीओपी है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड्स बीओटी, वो अपने अंदर बीओटी को इंक्लूड करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंक्लूड करता है। एक लास्ट पॉइंट है सेटलमेंट, ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में घाटा हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सरप्लस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सरप्लस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में घाटा है, या इसको ऐसे कह लो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है। तो मुझे बताओ क्या बीओटी के घाटे को बीओपी से सेट ऑफ करा सकते हैं या नहीं? बीओटी के घाटे को बीओपी से सेट ऑफ करा सकते हैं या नहीं? करा सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, बीओपी में घाटा हो जाए और बीओटी में सरप्लस हो जाए, तो फिर ये इसको बाप बेटा समझो, ऐसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो नहीं करा सकते। बीओपी के घाटे को बीओटी के सरप्लस से सेट ऑफ नहीं करा सकते, ये ध्यान रखना। ये लास्ट पॉइंट है सेटलमेंट का। तो यहां लिखा है अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट, उसको पूरा करा सकते हैं हम फेवरेबल बीओपी से, लेकिन अगर अनफेवरेबल बीओपी है तो कैन नॉट बी मेट आउट, उसको हम बीओटी से मेट आउट नहीं करा सकते, सेटलमेंट उसका नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, यहां तक ये हो गया हमारा। इसके बाद इसके कंपोनेंट ही है। अच्छा, एक बात